तो हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ वर्ड सेक्शन ए ऑफ वर्ड पेपर 1 ऑफ वर्ड 2022 की पीवाईक्यूज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, तो इतने पार्ट में क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है? बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो है ना, हमको समझना होता है कि देखो सेक्शन ए में हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं यार, सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, इसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 इधर 3 इधर, इन तीनों में से 3 3 6 में से आपको कितने करने होते हैं? 3 करने होते हैं। इसमें से तीनों के तीनों नहीं कर सकते सेक्शन ए में से, है ना। आप 2 1 करके कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पिछले सेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जो कि इंस्ट्रक्शन में होता है, बट हाँ चलो अभी बता दिया मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट कंट्राडिक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिडेंट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मेंशनिंग सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, सो पेपर 1 में वही रहेगा भाई, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। मेंशनिंग दैट ये पैट्रिलिनियल सोसाइटीज आर, छोड़ो सो इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं वो सीधा लिखूंगा और समझना। ठीक है, लास्ट में समअप कर देंगे हम। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिडेंट इन मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मेंशन विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऑल द पैट्रिलिनियल सोसाइटी आर patriarchal in nature and the residence is unquestionable patriarchal, जहाँ पे पेरेंट्स फादर है वहीं रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द मैट्रिलिनियल सोसाइटी are not matriarchal, that is mother in the matrilineal society is not as powerful as the father in the patrilineal society। मतलब डिसेंट जो है मदर लाइन से हो रहा है, बट जो पावर है उतनी पावरफुल नहीं है मदर जितनी फादर पावरफुल होते हैं इन द पैट्रिलिनियल सोसाइटी। is not as powerful as father in patrilineal society। thus जो यहाँ पे most of the matrilineal societies the rules of descent side contradict the principles of resident, resulting in 2 types of resident rules। टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंट रूल्स में क्या है? एवनकुलोकल ओके, दो तरह के हम बात करेंगे। चलो लिखते हैं यार इसको। ठीक है, thus in most of the matrilineal societies the rules of descent contradict the principle of residence, resulting in 2 types of residence rule: evanculocal families where a man marries his mother's brother's daughter and
resides in mother's brothers, that is uncle, mama residence. The new couple है after marriage resides in the maternal uncle residence rather than mother residence. New couple after marriage resides in maternal ये तो हमने बता दिया। विक्टर टर्नर ने अपने सिंबॉलिक अप्रोच में डिस्कस किया है कि ये जो रोल है ऑफ सर्टेन रिचुअल इन रिजॉल्विंग द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रूल्स ऑफ रेसिडेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंस, है ना, जैसे कि है ना जो नेम्बू सोसाइटी है अफ्रीका के अंदर, विक्टर टर्नर in symbolic approach discuss the role of certain rituals in resolving the contradiction between rules of descent and principles of residence in matrilineal Nembu society in अफ्रीका, ना। इसमें क्या होता है, इन द रिचुअल्स वुमेन ऑफ बोथ द विलेज compete for a large spoonful of cassava and beans, है ना। एक तरह से it is considered lucky if the spoon goes to a woman of the noise own village, है ना, as it means the girl would stay in the village and not go to the village because of the वेरिकू लोकालिटी। वेरिकू लोकालिटी एक तो था, एक तो एवेनिकू लोकल जहाँ पर दूसरे जगह जाते हैं, एक होता है वेरिकू लोकालिटी। सो इन दी रिचुअल वुमेन ऑफ बोथ दी विलेजेस compete for a large spoonful of cassava and beans. It is considered lucky if the spoon goes to a woman of the novice own village, as it means the girl would stay in the village and not go to a different village because of locality. Thus, most of the matrilineal society, the principle of residence contradict the rules of descent. That is, जो new couple है after marriage, है ना, need not reside in the residence of the parent from whom they inherit the property and familial membership. जहाँ पे यहाँ पे कौन सी केस है, मदर का केस है। तो कंक्लूड कर सकते हैं by mentioning that thus in most of the
matrilineal society, principles of precedence contradict the rules of descent. That is, the new couple after marriage need not reside in the residence of the parent from whom they inherit property and family मेंबरशिप, दैट इज मदर के हाउस में नहीं रहते। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने आंसर लिखा भाई, है ना। डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिडेंट इन द मैट्रिमोनियल सोसाइटी। इसको हम एग्जांपल्स के साथ बताया ना। एग्जांपल्स किसका दिया हमने, नेम्बू सोसाइटी का एग्जांपल दिया इन अफ्रीका। विक्टर टनर ने जो सिंबॉलिक अप्रोच में बताया था वो, ठीक है। एवन की लोकल फैमिलीज होते हैं एंड वेरिको लोकल फैमिलीज होते हैं, दो तरह की, है ना। तो इस प्रकार से हमने कंट्रीब्यूट किया इस आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है यार, इन्यूमरेट द एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन द इंडियन माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करनी है माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मेसोलिथिक पीरियड में होता है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट ये जो माइक्रोलिथिक है ना, माइक्रोलिथ्स आर व्हाट, दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय और कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। है ना, इट इज़ 9000 to 4000 BC, है ना, इन दी होलोसीन इपोक। एंड दिस इंडियन माइक्रोलिथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डिफरेंट फेजेस इन इवोल्यूशन, जहाँ पे हमारे पास माइक्रोलिथिक एडवांस्ड स्टेज में डोमेस्टिकेशन एमर्ज हुआ था। ओके in evolution wherein advanced microlithic stage domestication emerge। कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम साइट्स की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट सेंस की बात करें तो बागौर इन राजस्थान, है ना, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, लंगराज इन गुजरात, ठीक है, तेरी इन तमिलनाडु। दिस आर द इम्पोर्टेंट साइट्स, है ना। सबसे पहले तो क्या था, बागौर राजस्थान के अंदर, है ना। इट प्रोवाइड दी, है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रोवाइड दी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। इट इज डिस्कवर्ड बाय वी एन मिश्रा इन 1967। तिलवारा इट इज ऑल्सो इन राजस्थान। और यहाँ पे हमको टूल्स देखने को मिले लाइक फाउंड फ्रॉम दी sites are trapezy, lunate points etc।
किलवारा हो गया और आदमगढ़, लंगराज, इट इज इन मध्य प्रदेश। लंगराज इज इन गुजरात। लंगराज इज इन गुजरात। एंड लंगराज से हमारे पास इसको HD सोलंकिया ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था। एंड यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैमलियन बोन्स भी देखने को मिले यार, है ना, इंडिकेटिंग यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ था। ओके, एक हाँ हमारे पास राइनोसरस का शोल्डर ब्लेड का यहाँ पे मतलब एक तरह से रिमेन्स देखने को मिला। एक तरह से वो क्या बता रहा है, द यूज ऑफ एनविल फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोलिथ। लार्ज नंबर ऑफ mammalian bones including wild Indian buffalo, goat, deer, pig, etc. were found, indicating animal डोमेस्टिकेशन। है ना, तहरी जो हमारे पास है इन तमिलनाडु। सो ये हमने इम्पोर्टेंट साइट्स की बात की। अगर हमने बात करते हैं कि देखो माइक्रोलिथिक्स एंड जो मतलब जो माइक्रोलिथिक्स में कैसे कैसे एविडेंस देखने को मिले। हमने देखा कि भाई जो एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे, बफेलो हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे हमको और क्या चीज़ देखने को मिला यार यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड was the wild ancestor of the dog। है ना, जो नोमैडिज्म से जो सीडेंट्री सेटलमेंट की तरफ जो है ना एक तरह से जो मूवमेंट था वो एक तरह से फेवरेबल कंडीशन बनाता है भाई टू डोमेस्टिकेट एनिमल, टू टेम एनिमल, है ना। द रिडक्शन इन नोमैडिज्म एंड seasonally sedentary settlement reduction in nomadism to seasonally sedentary settlement to new locations such as rivers nearby that offered water, and during this time the Ganga plains were first settled by human, and this encouraged the people of the period to tame animal. During this time the Ganga plains were first settled by humans. This encouraged the people of the period to tame animal. So लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं by mentioning that जो इंडियन माइक्रोलिथ इंडस्ट्री है इट प्रोवाइडेड एन एस्पायरिंग बोट टू द नेक्स्ट स्टेज इन द कल्चर इवोल्यूशन, जो कि क्या था भाई न्यूलिथिक एज। मेसोलिथिक से कहाँ था, न्यूलिथिक एज, जहाँ पे हमारे पास मैन जो था है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन देखने को मिला बिकॉज ऑफ द सीडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना, और वहाँ पे फुल फ्लेज एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला। इंडियन
microlith industry provided an aspiring boat to the next stage in cultural evolution, that is Neolithic age, where there was transformation of man into sedentary individual with full-fledged agriculture and ओके सो इस प्रकार से हमने आंसर को लिखा है भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एन्यूमरेट द एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडियन माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने माइक्रोलिथ के बारे में बताया थोड़ा सा कि माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कब देखने को मिला भाई, हमारे पास मीसोलिथिक पीरियड में देखने को मिला है ना। डिफरेंट स्टेज ऑफ डोमेस्टिकेशन यहाँ पे एमर्ज हुए। एंड जो मीसोलिथिक पीरियड था वो कब से कब तक था यार? 9000 से लेके 4000 BC तक। एंड इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो बागौर, तिलवारा, आदमगढ़, लंगनाज, तेरी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स के रिमेन्स देखने को मिले है ना। हमारे पास पहला एनिमल जो था वो एक वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था जो कि डोमेस्टिकेट किया गया। एज डोमेस्टिकेशन जनरली क्यों हुआ? बिकॉज है ना, अब जो नोमैडिज्म था, नोमैडिज्म से वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ वो मूव करने लगे पानी के करीब, लाइक रिवर्स के करीब, जिससे उनके पास एक सेटल है ना, सेटल प्लेन्स जो थे सबसे पहले गंगा, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ जिससे उनको एनकरेज किया टू टेम एनिमल्स है ना। सो लास्ट मैंने कंक्लूड किया कि जो माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री था है ना, एक तरह से ये एक नाव की जैसे काम किया भाई टू दी है ना नेक्स्ट स्टेज ऑफ कल्चर इवोल्यूशन, जो कि क्या था? नियोलिथिक। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिला? एग्रीकल्चर देखने को मिला, एनिमल डोमेस्टिकेशन फुल फ्लेज फॉर्म में देखने को मिला। पहले एविडेंस तो मेसोलिथिक से ही देखने को मिल गया था, बट हाँ फुल फ्लेज फॉर्म में नियोलिथिक एज में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3C क्या है? शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव निएंडरथाल। जो क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव निएंडरथाल के बीच में आज भी क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? डिस्कस दी कंट्रोवर्सी। ठीक है, क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव निएंडरथाल के बीच में डिफरेंस बताना है। लास्ट में डिस्कस दी कंट्रोवर्सी सराउंडिंग निएंडरथाल पोजीशन इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, फिर से पढ़ते हैं भाई एक बार। शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव निएंडरथाल, डिस्कस दी कंट्रोवर्सी सराउंडिंग निएंडरथाल्स पोजीशन इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, देखो निएंडरथाल कुछ बेसिक फीचर्स है, लाइक Neanderthals had pronounced brow-ridge as well as other protrusions of the skull not generally seen in modern mans. Or modern humans. Okay, they are more muscular than modern humans. They have a flatter and broader nose than modern humans. एक तरह से receding chins होते हैं इनके पास. They are more muscular than modern humans. They had flatter, broader noses than
modern humans, and they also have what? Receding chins. ना इनका जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ब्रेन जो है इज समवट लार्जर देन द मॉडर्न मैंस. देयर brains were somewhat larger than those of modern humans. ओके, अगर कुछ डिफरेंस की बात करें कि आज भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यस. सो जो क्लासिक निएंडरथाल्स थे और क्लासिकल निएंडरथाल्स एंड प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स, अगर स्पेसिमेन की बात करें जो क्लासिक निएंडरथाल की स्पेसिमेन हमसे मिला है, इट इज़ ला चैपेले एक्सेंट. है ना. प्रोग्रेसिव निएंडरथाल के जो स्पेसिमेन है इट इज माउंट कार्मल. ना डिस्कवरी का लोकेशन वही है भाई, यहाँ पे मैंने बताया ना, स्पेसिमेन जहाँ पे लोकेशन जहाँ पे डिस्कवर किया उसी के नाम पे इसको बता दिया गया. सो small cave next to a graveyard in French town of La Chapelle-Axinth. एंड जो हमारे पास प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स थे, ये कहाँ पे डिस्कवर किए? कुछ एडजॉइनिंग केव्स थे भाई इजराइल के अंदर, माउंट कैरमल, वहाँ पे. डिस्कवर्ड फ्रॉम टू एडजॉइनिंग केव्स इन माउंट कैरमल रेंज इन इजराइल. अगर हम क्रीनल कैपेसिटी की बात करें तो इनका 524 से 1640 सीसी तक के अराउंड था, एंड इनका 524 से भी 1600 सीसी के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का लगभग सेम ही था, है ना. फीमेल्स की क्रीनल कैपेसिटी की बात करें तो 1270 टू 1425. तो एक तरह से सेम ही था. और कुछ डिफरेंशियस फीचर की बात करें तो यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो प्रोगेनेथिज्म था वो इट इज़ मिड फेशियल, है ना. मतलब मैक्सिलरी प्रोगेनेथिज्म देखने को मिलता था, बट उतना ज़्यादा प्रोगेनेथिज्म हमारे पास प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स के अंदर देखने को नहीं मिला था. मैक्सिलरी प्रोगेनेथिज्म एंड लेस प्रोगेनेथिज्म और मॉडरेट प्रोगेनेथिज्म. ठीक है. सो कुछ कंट्रोवर्सीज की अगर हम बात करें जो कि सराउंडिंग निएंडरथाल थे, है ना, उसकी अगर हम बात करें तो निएंडरथाल्स वर द सब स्पीसीज ऑफ होमो सेपियन रादर देन सेपरेट स्पीसीज एंड हेंस देयर साइंटिफिक नेम इज होमो निएंडरथाल्स, है ना.
and they interbreed with what? Homo sapien sapien. तो अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग निएंडरथाल्स। सो पहला थ्योरी क्या है? Neanderthals were a subspecies of Homo sapien rather than a separate species, and hence their scientific name is Homo neanderthalensis। इसकी अगर एविडेंस की बात करें तो है ना, हमारे पास जो एनालिसिस था निएंडरथाल जीनोम का, वो बताता है कि that European and Asian share about 1.4% of DNA with Neanderthals, and Africans don't share DNA with Neanderthals. Analysis of Neanderthal genome reveal that European and Asian share about 1 to 4% of their DNA with Neanderthals, and African don't share DNA with Neanderthals। पहला थ्योरी ये है ना। दूसरा थ्योरी क्या बोलता है कि देखो भाई, निएंडरथाल्स को रिप्लेस कर दिया गया होमो सेपियंस के द्वारा। Neanderthals were essentially replaced by होमो सेपियंस। इसके एविडेंस की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का है, ये बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो स्टडीज़ है वो बोलता है दैट इट लाइज आउटसाइड द रेंज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऑल्सो जो निएंडरथाल था, दे आर डिफरेंट फ्रॉम होमो सेपियंस because of the brow ridge, chin, forehead and facial protrusion. Studies of DNA shows that it lies outside the range of मॉडर्न माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं? दो निएंडरथाल बिलोंग टू द सेम जीनस होमो, है ना, एज ह्यूमन, इट इज डिबेटेड वेदर दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज और अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज। हाउएवर जेनेटिक स्टडीज इंडिकेट दैट मॉडर्न ह्यूमन एंड निएंडरथाल वेर इंटरब्रीडिंग। तब तो जाके जीन सेम रहे हैं। दो दी Neanderthals belong to the same genus Homo as humans, it is debated whether
they belong to the same species or a distinct species. However, genetic studies indicates that modern humans and Neanderthals were interbreeding. ओके, तो इस प्रकार से हमने आंसर लिखा भाई। पहले तो हमने स्टार्ट किया कि कुछ नियंत्रथाल के एपिसोड से शुड वी, क्वेश्चन क्या था, शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव नियंत्रथाल, डिस्कस द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग नियंत्रथाल पोजीशन इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने बेसिक कुछ फीचर्स से बताया, लाइक ब्रॉड रिच के बाद की बोन मस्कुलर थे ह्यूमन से, जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सेपियंस से, फ्लैटर एंड ब्रॉडर नोजेस थे इनके, रिसीडिंग चिन था, कुछ क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव नियंत्रथाल के बीच में कुछ डिफरेंसेस की बात की, लाइक स्पीसीमेन का डिफरेंस है, लाइक क्लासिकल नियंत्रथाल का बोलते हैं एक्सटेपिले ऑक्सेंट बोलते हैं यार, बट जो प्रोग्रेसिव नियंत्रथाल है वो माउंट कैरमल में मिला था, इसलिए माउंट कैरमल स्पीसीमेन है उनका, है ना। क्रीनियल कैपेसिटी लगभग दोनों का सेम था, एंड हमारे पास क्लासिकल जो थे उनमें ज़्यादा प्रोग्रेसिज्म था एज कम्पेयर टू दी प्रोग्रेसिव नियंत्रथाल्स। ठीक है, दो कंट्रोवर्सी की बात की। पहला कंट्रोवर्सी ये था कि भाई जो मानते थे कि यस नियंडरथाल एंड होमोसेपियंस आर सेम, है ना, सेम स्पीसीज। नियंडरथाल जो है होमोसेपियंस के अंदर ही सब स्पीसीज है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या होता था, डीएनए शेयरिंग का। बट दूसरा जो थ्योरी है वो बोलता है नहीं भाई, जो नियंडरथाल से दे वर रिप्लेस्ड बाय होमोसेपियंस। ठीक है, नियंडरथाल्स वर रिप्लेस्ड बाय होमोसेपियन, इसकी स्पीसीज नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मैच नहीं करता है उतना ज़्यादा, एंड जो प्रोग्नेथिज्म है ना, हमारे पास जो चिन एंड फोर हेड जो है उसकी दिक्कतें जो है वो भी एक तरह से हमारे पास बता रही कि नहीं नियंडरथाल और होमोसेपियन अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी 1 है वो बोलते हैं कि नहीं ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ये बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं लास्ट में कंक्लूड करके, देखो भाई यहाँ एक सेम सेम जीनस से तो बिलोंग कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है ना, बट जेनेटिक स्टडीज़ ये बोलते हैं कि हाँ उन्होंने इंटरब्रीड किया होगा, तभी तक इतना डीएनए सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4A, वाई हीथ एंड कार्टर यूज्ड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस देयर सोमैटोटाइप्स, इलाबोरेट देयर मेथड। हमको क्या करना है, हीथ एंड कार्टर मेथड की बात करनी है। पहले तो ये बताना है कि उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स का क्या इस्तेमाल किया फोटोग्राफ के मुकाबले, है ना। हम इस मेथड को इलाबोरेट करना है। फिर से पढ़ते हैं, वाई हीथ एंड कार्टर यूज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस दी सोमैटोटाइप्स एंड इलाबोरेट देयर मेथड। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, वी कैन इंट्रोड्यूस की ये जो हीथ एंड कार्टर था, इन्होंने एक तरह से एंथ्रोपोमेट्रिक अप्रोच को क्रिएट किया दैट हैज़ एकेडमिक मेरिट टुडे। बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए, लाइक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स जिसमें हमारे पास स्किन फोल्ड, वेट, हाइट, अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, है ना, मैक्सिमम काफ सर्कमफ्रेंस, फ्यूमर ब्रेथ, ये सब चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, द हीथ एंड कार्टर मेथड uses various anthropometric measurements including skin folds, weights, upper arm circumference, maximal calf circumference, femur breadth, etc. है ना।
एक तरह से आप समझना ये जो हीथ एंड कार्टर का जो मेथड है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द साल्डन्स मेथड, है ना। हीथ एंड कार्टर जो थे, आप समझना, ठीक है। एक तरह से आप समझना कि जो हीथ एंड कार्टर मेथड है, हीथ एंड कार्टर मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ साल्डन्स मेथड। एक तरह से ये जो साल्डन्स मेथड है ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, वर्ड भी दिया था सोमैटोटाइप्स का। एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, दी वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम जो सोमैटोटाइप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, विच इज बेस्ड ऑन फोटोस्कोपिक या फिर एंथ्रोपोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो इसकी बात कर सकते हैं कि जो विलियम शाल्डन introduced the concept and word somatotype in the varieties of human physics 1940 के अंदर इन्होंने 3 टाइप्स के सोमैटोटाइप्स की बात की, है ना, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। ह्यूमन somatotypes are 3 types based on photoscopic और एंथ्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। कौन कौन से भाई? एंडोमॉर्फ्स, that is short and fatty, mesomorph muscular और athletic, ectomorph tall and thin। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एंडोमॉर्फ जो कि कुछ इस प्रकार के होंगे, यहाँ पे एक्टोमॉर्फ जो कि कुछ इस प्रकार के होंगे, एंड यहाँ पे मीजोमॉर्फ की कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है। सो मीजोमॉर्फ मतलब समझना मस्कुलर एंड एथलेटिक, जो कि हमारे पास जो वेट लिफ्टर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, रेसलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जिमनास्ट यहाँ पे, स्प्रिंटर्स यहाँ पे, फुटबॉलर्स जो होते हैं वो एकदम मीजोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं इन कंक्लूजन, जो शेल्डन्स का जो बिलीव, शेल्डन मानते थे कि जो सोमैटोटाइप्स हैं यार वो रिलेटिवली कांस्टेंट होते हैं एडल्ट लाइफ में, है ना, एज इट इज बेस्ड इन अपर एंड लोअर टार्सो, मतलब ट्रंक ऑफ द बॉडी के ऊपर बेस्ड होता है रादर देन द मेजरमेंट। सो सब चीज़ ठीक है, बट कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जो शेल्डन मेथड है वो आज ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। हीथ एंड कार्टर मेथड इज यूज्ड
जहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट किया जाता है इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दी शाल्डन्स, बिकॉज आप समझना, आप सिर्फ 200 150 वर्ड या फिर 200 वर्ड हीथन कार्टर पे नहीं रह सकते, आपको थोड़ा शाल्डन के बारे में बताना पड़ेगा। द शाल्डन मेथड is now abandoned as it cannot help in tracking the development of athletes. Hence, Heath and Carter used anthropometric measurement instead of photographs of individuals, as anthropometry help in tracking the changes in sportsmen and in designing the equipment. ठीक है, तो क्वेश्चन था वाई ही देन कार्टर यूज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस सोमैटोटाइप्स, इलाबरेट देयर मेथड। हम उनकी मेथड की बात की यार, है ना, शेल्डन के अंदर ही था, है ना, तो एक तरह से उसको, है ना, यहाँ पे हमने बताया, थोड़ा शेल्डन के बारे में बताया, हीथन कार्टर को बताया कि इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे स्किन फोल्ड्स, वेट आर्म, है ना, अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मैक्सिमम काफ सर्कमफ्रेंस, फ्यूमर ब्रेथ, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ह्यूमरस ब्रेथ, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड, सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड, सुप्रा स्पाइनल स्किन फोल्ड, है ना, मिड काफ स्किन फोल्ड, ये सब चीज़ देखा जाता है। सो इस प्रकार से हमने बताया यार, एक तरह से साल्डन के बारे में बताया। साल्डन का एक तरह से बड़ा रूप है हमारे पास हीथन कार्टर, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन है ये साल्डन मेथड का। हमने बताया कि जो सोमैटोटाइप्स होते हैं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब क्या होता है, शॉर्ट एंड फैटी। मेसोमॉर्फ मतलब क्या होता है, मस्कुलर और एथलेटिक। एक्टोमॉर्फ क्या होता है, टॉल एंड थिन, ना। और ये देखो, साल्डन का जो मेथड था वो फोटोग्राफ के ऊपर बेस्ड था, बट हमारे पास हीथ एंड कार्टर ने बोला कि देखो डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए ये जो फोटोग्राफ्स हैं हेल्प नहीं करते हैं, तो हीथ एंड कार्टर ने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे पास ट्रैक कर पाएँ उनके चेंजेस को एंड डिज़ाइन कर पाएँ इक्विपमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B क्या है भाई, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट लीड टू सुपरसीडिंग एंथ्रोसेंट्रिसिज्म विद कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। एथ्रोसेंट्रिसिज्म कल्चरल रिलेटिविज्म से क्यों सुपरसीड करता है यार, मतलब डिस्कस दी हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट लीड टू सुपरसीडिंग एथ्रोसेंट्रिसिज्म विद कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ये जो एथ्रोसेंट्रिसिज्म है, कल्चरल रिलेटिविज्म वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोनों को पहले तो एक्सप्लेन करेंगे एंड कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कैसे, है ना, एंथ्रोसेंट्रिसिज्म जो है वो सुपरसीड कर रहा है कल्चरल रिलेटिविज्म को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि कैसे उसने सुपरसीड किया है। तो पहले तो हम एथ्रोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करेंगे। कल्चरल
कल्चरल रिलेटिविज्म है ना, एक मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडिंग फिलोसफी है। यहाँ पे जो आइडिया है कि वी शुड अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस बिलीफ एंड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर कल्चर अदर देन आवर कल्चर। द आइडिया दैट we should seek to understand another person's belief and behaviors from the perspective of their culture rather than our own। ओके हाँ, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, दे डू नॉट जज अदर कल्चर बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज नॉर है ना उनकी व्यूज, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनकी बिलीफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके कल्चर में उनका क्यों ऐसा सोचा जाता है। तो ये होगा कल्चर रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है? ना, इट इज द अपोजिट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। यहाँ पे जो टेंडेंसी होती है इज दैट द अपोजिट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इज एथनोसेंट्रिसिज्म। ये क्या है भाई? द टेंडेंसी टू व्यू one's own culture as the most important and correct, and as a measuring stick to evaluate all other cultures that are largely seen as inferior and morally incorrect। ओके अगर हमारे पास हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें So, ethnocentrism led to many historical horrors like Nazi genocides, racism, communal violence, etc. So, एक तरह से आप समझना कि जो हिस्टोरिकल जो इथनोसेंट्रिसिज्म था वो अनसेफ था फॉर ह्यूमन डिफरेंसेस। Ethnocentrism led to many historic horrors like the Nazi genocide, racism, communal violence, etc. So historically, ethnocentrism made the world unsafe for human differences. Historically, ethnocentrism made the world unsafe for human differences, है ना। अगर हम बात करें जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है एथनोसेंट्रिसिज्म का, इज व्हाट इज एसिमिलेशन ऑफ, है ना, मतलब आइदर एसिमिलेशन ऑफ
एक्सपोजन ऑफ रिलीजन और एथनिक माइनॉरिटीज, है ना, कि हमारा व्यू जो है वो ज़्यादा करेक्ट है दूसरे के मुकाबले, ये हमारे पास एथनोसेंट्रिसिज्म मानता है। Consequence of ethnocentrism is either assimilation of expulsion of religion and ethnic minorities with the view that one's own culture is more correct or superior to the other। लेकिन जो हमारे पास कल्चरल रिलेटिविज्म है वो क्या है, कैसे टॉलरेंस को प्रमोट करता है यार, है ना, मल्टी कल्चरलिज्म को प्रमोट करता है, सोशल सॉलिडारिटी में फोकस करता है। सो कन्वर्सली कल्चरल रिलेटिविज्म increase tolerance toward the other cultures and promotes multiculturalism and social solidarity, ना। तो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हेंस कल्चरल रिलेटिविज्म रिप्लेस एथनोसेंट्रिज्म एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कल्चरल रिलेशन इन मॉडर्न सोसाइटीज। बट हिस्टोरिकली बहुत ख़राब था ना ये। हेंस कल्चरल रिलेटिविज्म रिप्लेस्ड एथनोसेंट्रिसिज्म एज द guiding principle for the cross cultural relation in modern societies। क्वेश्चन क्या था भाई, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट लीड टू सुपरसीडिंग एथनोसेंट्रिसिज्म विद कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो हमने पहले थोड़ा मोड़ा बताया कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, फिर एथनोसेंट्रिसिज्म बताया। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की, फिर कंक्लूड किया कि देखो भाई समय के साथ जो कल्चरल रिलेटिविज्म था उसने रिप्लेस कर दिया एथनोसेंट्रिसिज्म को, है ना, एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर क्रॉस कल्चरल रिलेशन इन मॉडर्न सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस अबाउट कूला रिंग। ठीक है, इससे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा कूला रिंग के बारे में बताएंगे यार, है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस की बात करनी है अबाउट कूला रिंग। सो कूला रिंग इज अ सिस्टम ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज दैट हैज़ बीन स्टडीड बाय एंथ्रोपोलॉजी सिंस 20th सेंचुरी। एंड यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ हाईली प्राइज्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे शेल, नेकलेस, आर्मबैंड्स, है ना, जो टोब्रियान आइलैंड के ग्रुप में एक दूसरे से। The Kula ring is a system of gift exchange that has been, or gift exchange that involve the exchange of highly priced objects such as shell, necklace and armbands
between group of people in the Trobriand Islands। एंड ये ट्रोब्रियांड आइलैंड क्या है भाई, है ना, पपुआ न्यू गिनी के कोस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एंड हमारे पास जो एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन आता है। वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अगर हम बात करें पहले जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है, एंड यहाँ पे मेलिनोवस्की क्या मानते थे भाई कि कूलरिंग इज अ फंक्शनल सिस्टम दैट मेंटेन सोशल कोहेजन एंड ऑर्डर अमॉन्ग द टोब्रियन आइलैंडर्स। मेलिनोवस्की व्यूड दी कूला, सबसे ज़्यादा प्रोपोनेंट यही थे भाई कूलरिंग के बारे में, सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था इन्होंने। मेलिनोवस्की वुड दी कूलरिंग एज अ functional system that maintained social cohesion and order among the Trobriand Islanders। है ना, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरप्रिटेशन जो कूलरिंग सर्व एज अ वे फॉर पीपल टू एस्टेब्लिश अलायंस फॉरेस्ट रिलेशनशिप एंड मेंटेन पीस अमॉन्ग वेरियस आइलैंड कम्युनिटीज। बट जो क्रिटिक्स हैं ऑफ दिस पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट इट ओवर सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कूलरिंग एंड इग्नोर द पावर डायनामिक्स एंड इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट विद द सिस्टम। सो हम क्रिटिकली इवेल्युएट करना है ना भाई, तो दोनों पहलू बताने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव्स भी। सो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, हावेवर क्रिटिक्स ऑफ दिस, सेकंड पैराग्राफ निकालते हैं, हावेवर critics of this perspective argue that it over simplifies the complexity of the Kula ring and ignore the power dynamics and तो इसको पावर डायनेमिक्स एंड इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट विद इन दी, हमको छोटा करना जैसे लिख सकते हैं, हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस ना दैट इट इग्नोर्ड द पावर डायनेमिक्स, ऐसे लिखते हैं यहाँ तक, ओवर सिंप्लीफाई सब ऐसे नहीं लिखते। Okay. However, it ignored the power dynamics and inequalities that exist within the system. Okay. दूसरा क्या है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी और सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव जो है वो क्या मानता था भाई,
सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी वाले क्या मानते थे, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस the exchange of valuable objects in the Kula ring was a way for people to communicate their status, prestige and power, है ना? The shell and armbands exchange in the Kula ring were not just object. There are symbols that conveyed important cultural message. ठीक है, सो इतना लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। बट क्रिटिक्स क्या मानते हैं? क्रिटिक्स ऑफ दिस पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट इट ओवरलुक द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। Critics of this perspective argue that it overlooks the economic and political factor that underline the Kula ring and focuses on just a symbolic meaning. And focuses too much on symbolic मीनिंग्स। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मानता था भाई, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या मानते थे? So, according to this interpretation, Kula ring is not just a social, economic or symbolic system, but rather, है ना, it is a what? A complex web of relationship and interpretation that cannot be easily reduced to any one category. According to this, the Kula ring is not just a social, economic or symbolic system, but rather a complex web of relationship and interaction that cannot be easily reduced to any one category. इसके क्रिटिक्स क्या मानते हैं? Critics of this perspective argue that it can be difficult to make any meaningful analysis of the Kula ring if it is viewed too complex or manifested.
if it is viewed as too complex or multifaceted. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो जो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, है ना, वो बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम है, वाइल ईच इंटरप्रिटेशन हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुला रिंग कैन बी अचीव बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल, इकोनॉमिक एंड सिंबॉलिक फैक्टर अंडरलाइंग द सिस्टम. कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, ना कर तो भी चलेगा बिकॉज हमने बताया है वाइल each interpretation has its own strength and weakness. A more comprehensive understanding of the Kula ring can be achieved by taking into account the social, economic and symbolic factors that underlie the system. ओके, सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था? क्रिटिकली इवैल्यूएट द एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस अबाउट कुला रिंग. हमने बताया कि कुला रिंग क्या है? गिफ्ट एक्सचेंज है भाई, जहाँ पे हाईली प्राइस ऑब्जेक्ट लाइक शेल्स है ना, शेल की नेकलेस, आर्मलैंड जो हाथ में बांधते हैं उसको तो ब्रियन आइलैंड में यहाँ पे क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता था, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है भाई पपुआ न्यू गिनी के कोस्ट में, है ना. डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस की बात की. पहला जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर क्या माना जाता है, तो जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर मेलिनोवस्की ने बहुत स्टडी किया था कुला रिंग को. तो उन्होंने बताया कि जो कुला रिंग है एक सोशल कोहेजन एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, है ना, एक सिस्टम है. बट कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि भाई ये इग्नोर कर देता है पावर डायनामिक्स एंड इनइक्वालिटीज़ को. सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी वाले मानते थे कि एक वे है टू कम्युनिकेट देयर स्टेटस, प्रेस्टीज एंड पावर. बट कुछ लोग मानते थे कि ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान में नहीं ले रहा है यार. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मानते थे कि देखो कुला इज नॉट जस्ट अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड सिंबॉलिक सिस्टम बट रादर एक कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिलेशनशिप है भाई, है ना, जिसको किसी भी रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी कैटेगरी में. बट ये मानती है कि यार ऐसा नहीं है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स या मल्टी फैसेटेड कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू, है ना, मेक ए मीनिंगफुल एनालिसिस. सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है यार, जिससे हम सोशल, इकोनॉमिक एंड सिंबॉलिक फैक्टर्स को, है ना, समझ के, क्योंकि हर इंटरप्रिटेशन का क्या है फ़ायदा है, एक नुकसान है, स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 ऑफ 2022 के एंथ्रोपोलॉजी की PYQs.